आज के लेक्चर में हम आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, जो कि आपका विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल है। लेक्चर नंबर 5 है ये आपका, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है आपका, विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल के अलावा भी हमने यहाँ पर 2 रूल लिखे हैं। ये जो रूल यहाँ पर लिखे हैं ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, लेकिन ये जो एक नया रूल है जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लैंक्स जो फर्स्ट वन टॉपिक है आपका, जो कि अंडरस्टूड है आपको, आई थिंक 5th सेमेस्टर में था आपके पास। ये फर्स्ट है आपका प्लैंक्स क्वांटाइजेशन फॉर एटॉमिक ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स की जब बात करते हो, ऑसिलेटर्स की एनर्जी को डिस्कस करेंगे अभी हम। तो प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल हमें पता होता है कि जो एनर्जी है, किसकी बात कर रहे हैं, ऑसिलेटर्स की, वो आपकी किसके बराबर होती है, NH/μ। ये जो क्वांटाइजेशन रूल है ये आपको पता है, टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होता है कि ये रूल प्लैंक्स क्वांटाइजेशन फॉर एटॉमिक ऑसिलेटर्स के लिए आता है। सेकंड क्या है, बोर एटॉमिक एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, ये भी आपको पता है, mvr = nh/2π। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपने ये जो दोनों रूल हैं, या फिर दोनों, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन रूल, एक्चुअली विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन के साथ आपने क्यों लिखे हैं। अब इन दोनों रूल के आने के बाद, वो पहले डिस्कवर हो चुके थे, उसके बाद जो विल्सन समरफेल्ड थे उन्होंने एक रूल दिया है क्वांटाइजेशन का, और है ना, अगर हम इसके रूल की बात करें तो ये रूल को यूज करके हम वो दोनों डिराइव कर सकते हैं, जो दोनों रूल वहाँ पर लिखे हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको डिराइव कर सकते हैं यूज करके ये वाला क्वांटाइजेशन रूल। तो ये वाला क्वांटाइजेशन रूल देखते हैं एक बार, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे डिराइव करते हैं। क्या कहता है ये रूल आपका, फॉर ए फिजिकल सिस्टम। यहाँ पर हमारा फिजिकल सिस्टम से मतलब क्या है, फिजिकल सिस्टम से हमारा मतलब है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हो आप, या फिर क्वांटम अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होता है सिस्टम एक 3D में, मतलब एक जो पार्टिकल है वो रखा हुआ है, उसकी एनर्जी वगैरह, मोमेंटम वगैरह सब कुछ बताना होता है, वो आपका एक फिजिकल सिस्टम है। ऑसिलेटर की बात करते हो जिसकी एनर्जी E = hν होती है, ये भी आपको पता है। और कौन से फिजिकल सिस्टम होते हैं, पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, ये सारे के सारे फिजिकल सिस्टम हैं आपके, और ये 1D में भी, 2D में भी, 3D में भी, हर उसमें पॉसिबल है अलग अलग टाइम पे। 1D में अगर बात कर रहे हो तो एनर्जी अलग आती है, 2D में अलग और 3D में अलग। तो ये है आपका फिजिकल सिस्टम। किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अब फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट्स तो वहाँ पर होंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, जैसे यहाँ पर आपका x का रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम जो भी एनर्जी लेवल्स को लगा लो, या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आप कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे किसी भी पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन बतानी है तो आपको क्या बताना है कि वो x में, y में और z में कितना है। और अगर हम बात कर रहे हैं फेज स्पेस की, तो हमें ये भी बताना होता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका मोमेंटम कितना है, ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया कि PI, यानी कि PX, PY और PZ, ठीक है, जिसको आप फेज स्पेस बोलते थे, लाइक दिस। तो ये क्या है, किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब रूल क्या कहता है आपका, किसी जो भी आपका फिजिकल सिस्टम है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो एक वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, उसको बोलते हो आप पीरियोडिक फंक्शन। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें वेव की, तो अपनी जो वैल्यू है उसको रिपीट करती है वो एक टाइम इंटरवल के बाद, तो वो क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली, यहाँ तो बात नहीं करेंगे हम, जो फंक्शन कौन कौन से यूज करते हैं, साइन थीटा या फिर कोस थीटा, ठीक है, इन विच कोऑर्डिनेट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। और वो जो है कोऑर्डिनेट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन किसका होंगे, टाइम का। ये तो अंडरस्टूड है, जो कोऑर्डिनेट है अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ ए टाइम। एग्जिस्ट ए क्वांटाइजेशन रूल फॉर ईच कोऑर्डिनेट एंड दिस इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर Q का मतलब क्या है,
कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, ठीक है। क्यू का मतलब क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिस्टम। अब टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए आपके पास सिर्फ 6 सेमेस्टर की नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपकी जो पहले वाली नॉलेज है वो भी आपके माइंड में कहीं होनी चाहिए कि यस ये ऐसा कुछ सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जस्ट मॉडिफिकेशन की जा रही है, जस्ट यही है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें पी आई की, तो पी आई का मतलब क्या है, कंजुगेट मोमेंटा है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब आप ये मत समझना कि हमने तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिर्फ एक्स वाई जेड ही स्टडी कर रखे हैं। अब आपने यहाँ पर लिख दिए एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं है। लेकिन अगर आप रिमाइंड करना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने ये कैसे लिखा है, तो जो भी आपका 4th सेमेस्टर है, मे बी 3rd और 4th सेमेस्टर, उसमें आपका फेज स्पेस का एक डिस्कशन आता है, उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो मोमेंटा है, कंजुगेट मोमेंटा है या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो क्या होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या है, ये आपका कंजुगेट मोमेंटा। अब अगर बात कर रहे हो यहाँ पर आई की, तो आई का मतलब क्या है, अगर आप नॉर्मली सिस्टम की बात कर रहे हो कि कोई जो सिस्टम है एक्स वाई जेड के अंदर, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन लिया आपने, तो मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको, एक्चुअली प्लेन नहीं बोलते। प्लेन तो हम सिर्फ इसको बोलेंगे कि एक्स और वाई ले लिया, दैट इज योर प्लेन। अगर आप जेड एक्सिस की भी बात कर रहे हैं तो आप 3D की बात कर रहे हैं। आई का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स वाई या जेड, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको आपने किसके अंदर स्पेसिफाई किया है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब अगर यहाँ पर थीटा है, तो थीटा भी आपका क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन थीटा का मतलब होता है कि जो आपका सिस्टम है इस बार ऐसे सर्कुलरली मूव कर रहा है, तो वहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन कौन होता है आपका, थीटा। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि जो पी आई इंटू में डी क्यू आई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है आपका, एन एच। अब यहाँ पर n का मतलब क्या है, 1 2 3, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, और h का मतलब क्या है, h का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू। एक्चुअल में अगर आपने कभी सोचा है बिल्कुल ध्यान से कि क्वांटाइजेशन का चाहे कोई भी रूल पढ़ रहे हो आप, वहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी न किसी एक फिक्स्ड वैल्यू का, उसी को आप क्वांटाइजेशन रूल बोलते हैं। तो ये रूल हमने पढ़ लिया, अब हम प्रूफ करते हैं कि कैसे जो आपने बताया है कि जो प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल आप बोल रहे हो कि विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन का एक स्पेशल केस है, तो ड्राइव करते हैं हम। आपको पता है जो प्लैंक्स क्वांटाइजेशन के लिए किसके लिए है वो फॉलो होता है, ये तो हमें डिराइव करना है, ये डायरेक्ट नहीं लेना है, ये जस्ट ये बताने के लिए लिख रखा है कि ये रूल क्या था एक्चुअली। अब प्रूफ कैसे करेंगे, बात कर रहे हो ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर की एनर्जी की जब बात करते हो ना, तो ऑसिलेटर की एनर्जी आपकी होती है नॉर्मली, अगर हम टोटल एनर्जी लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है आपकी, पी एक्स स्क्वायर बाय में 2m प्लस हाफ m ओमेगा एक्स स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ 1D में लिखा है भाई, x का मतलब आप समझते हो क्या क्या है, मतलब x जस्ट कोऑर्डिनेट है, px क्या है, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंटा है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको एनर्जी पता चल गई कि ये होती है किसकी है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की, या आप इसको बोल सकते हो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ध्यान से देखो, ये है ना टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है आपकी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कैसे है, अंडरस्टूड है आपको। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से डिवाइड करोगे, एम से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा आपका मोमेंटम, तो मोमेंटम को मैंने क्या लिख दिया, पी एक्स स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी, ये मैंने लिखी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली आप इस तरीके से लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो वैल्यू आप बोल सकते हैं कि के की वैल्यू है। अब ये यहाँ पर 1 बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँ, एनर्जी को नीचे ले जाऊँ। अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो गया है कि प्रूफ है, ये एक्चुअली प्रूफ है किसका, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, हम अब क्या डिराइव कर रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल।
क्या यूज करके, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये हम मान लेंगे कि जो विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन ने जो रूल दिया है ना, वो ये जो है दोनों उनके स्पेशल केस हैं। कब मानेंगे हम, कि जब हम इसका रूल यूज करके उसके एनर्जी को डिराइव कर दें। यही दिख रहा है हमें यहाँ से। तो एनर्जी को डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ऊपर बन गया px² 2me प्लस x²। ये जो टर्म है मैं उसको नीचे लिख रही हूँ, यानी ध्यान से समझना 2em ओमेगा लिख दिया मैंने इसको। अब आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे ना, जैसे Q का या फिर P का, तो ये ग्राफ एक्चुअली आपका कैसे बनता है, यहाँ पर x होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका मोमेंटम हो गया। चाहे कोई भी ग्राफ की बात कर रहे हो आप, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की है तो वैसे बना दिया मैंने। ध्यान से देखो, पी आई की मल्टीप्लाई डी क्यू के साथ अगर मैं कर दूं, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है ये, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, एरिया अंडर द कर्व निकाल दूं, यानी कि एरिया निकाल दिया मैंने, जो भी ये लाइन थी आपकी, तो आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, यानी ये एक्चुअली क्या है, ये एरिया है, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपकी एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। एरिया कहाँ पर यूज होगा, आप क्यों बोल रहे हो कि हमें एरिया को यूज करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है वो आपकी किसकी है, इलिप्स की जैसी इक्वेशन है। तो इलिप्स की इक्वेशन में क्या होता है नॉर्मली, x² a² प्लस y² b² इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद अगर आप यहाँ से कंपेयर कराओगे ये वाली जो इक्वेशन है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपकी 2me, ये जो वैल्यू है वो a² की है, तो अगर a की वैल्यू को निकालोगे तो ये क्या है 2me और उसका रूट, और b की वैल्यू को निकालोगे तो ये क्या है 2e बाय में m ओमेगा। ध्यान से देखो, ये एक इलिप्स की तरह बन रहा है। तो इलिप्स में एक क्या है आपकी मेजर एक्सिस है, एक दूसरी क्या है माइनर एक्सिस है। और ये एक्सिस निकालने की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, क्योंकि आपका रूल कह रहा है कि PIDQ ये आपका एरिया है। तो अगर आप ये जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो एरिया के बराबर पुट कर दो, तो आपका क्या आना चाहिए, रूल डिराइव होना चाहिए। तो एक बार करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, एरिया निकालना चाह रहे हैं अब हम यहाँ पर। अगर हमें इलिप्स का एरिया पता है, इलिप्स का एरिया किसके बराबर होता है आपका, एक्चुअली ये वाली वैल्यू है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई ए बी, यही होता है। तो यहाँ पर पाई ए बी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू को पुट करो 2me, बी की वैल्यू को पुट करेंगे 2e बाय में m ओमेगा। इसके बाद यहाँ से जो ये वैल्यू है किसके बराबर आ रही है आपकी पाई, यहाँ पर देखो 2 ये रूट के अंदर है तो हम इसको रूट के साथ लिख सकते हैं, कंप्लीट का रूट लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना b की, हमारे पास क्या था px का स्क्वायर बाय में 2m प्लस हाफ m ओमेगा, यहाँ पर आपका था m ओमेगा स्क्वायर x², तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा क्या आ गया, स्क्वायर है तो अंडर रूट है तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया आपका ओमेगा। m से आपका m कैंसिल हो गया, और जो 2e है उसका क्या है रूट है, तो बाहर एक सिंगल पावर बाहर आएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 2e। ये आपको ये जो आपने साइड निकाली है ना वो किसके बराबर है, मतलब आपने अभी तक सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को निकाला है। रूल तो क्या कहता है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं ऑलरेडी, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होनी चाहिए NH के। तो यहाँ से जब आप इसको इसके बराबर पुट करेंगे तो एनर्जी को इसी तरफ रख लेते हैं, ओमेगा आपका उस तरफ चला जाएगा और पाई भी आपका उसी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी आपकी किसके बराबर आ गई 2, तो यहाँ से एनर्जी आ गई आपकी E इज इक्वल टू NH बाय में 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ये क्या होता है आपका म्यू, यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे
कि जो म्यू है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा बाय में 2 पाई। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई आपकी, NH म्यू। प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ कर दिया हमने, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल फॉर एटॉमिक ऑसिलेटर। क्या यूज करके, किसका कॉन्सेप्ट, बोर समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल को लेके। अब हम दूसरा केस प्रूफ करते हैं, और दूसरा केस क्या है आपका, P थीटा या फिर MVR इज इक्वल टू NH बाय में 2 पाई। प्रूफ करें तो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी आपकी बोर क्वांटाइजेशन ला एज ए स्पेशल केस। बोर क्वांटाइजेशन ला एज ए स्पेशल केस। अब रूल तो क्या कहता है वैसे, ये इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड पाथ है। P थीटा D थीटा इज इक्वल टू NH। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर DQ को हमने थीटा से कैसे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जब भी बोर क्वांटाइजेशन रूल पढ़ते हो आप तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे सर्कुलरली मूव करता है। ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, मतलब रिवोल्व कर रहा है, तो जब भी एक ऑर्बिट के अंदर वो ऐसे रिवोल्व करता है तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन जब करोगे आप तो P थीटा का तो होगा नहीं, ओके। तो P थीटा को बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ये जो आपका कोऑर्डिनेट बच गया थीटा। वैसे भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है। एक बार के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो ऐसे थीटा से रिवॉल्व कर रहा है, तो थीटा क्या है आपका, कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की। अब ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी, NH के। P थीटा मल्टीप्लाई में ये क्या है, थीटा का, यानी D थीटा का मतलब क्या है, छोटा सा थीटा, छोटा छोटा छोटा, आई मीन्स टू से कि ये इतना सा अगर थीटा है आपका, तो इसको बार बार से इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो कंप्लीट राउंड हो जाएगा। और कंप्लीट राउंड क्या होता है आपका, 2 पाई। तो ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी, NH। तो यहाँ से P थीटा किसके बराबर आ गया, NH डिवाइडेड बाय में 2 पाई। यही हमें प्रूफ करना था। और P थीटा का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि MVR इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई आपका हो गया। यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हमारा हो गया। तो ये रूल यूज करके हमने क्या किया है, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल फॉर एटॉमिक ऑसिलेटर दोनों को प्रूफ कर दिया। अब एक छोटा सा प्रूफ इसी के बाद कर लेते हैं, अदरवाइज वो एक अलग से टॉपिक बनेगा। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि आपका जो भी आप डुअल नेचर में पढ़ते हो वेवलेंथ, वो एक बार देख लेते हैं, उसको भी हम डिराइव करेंगे इसी रूल को यूज करके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोर इंटरप्रिटेशन यूजिंग क्वांटाइजेशन रूल। अब ये क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अबाउट, बोर ने तो क्या बोला था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब जब डी ब्रोगली आया, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पता है, ये आप पढ़ते हो 12th क्लास का टॉपिक है, बिल्कुल ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ा होगा आपने। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर कैसा होता है, मैटर का भी होता है और वेव का भी होता है। तो जो भी बोर है उसने क्या बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है ना, तो वो ऐसे रिवॉल्व नहीं करता, जस्ट यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, नॉट लाइक दिस। वो कैसे रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन है, मैटर है, लेकिन वो वेव भी है। तो वो जैसे वेव ट्रेवल करती है, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि ऑर्बिट के अबाउट वो ऐसे, जैसे वेव रिवॉल्व करती है ना, मतलब वेव चलती है, ऐसे करते हुए चलता है वो, ठीक है। अब अगर ऐसा है, यानी अगर हम बोर की बात सुने तो वो एक्चुअली ये कहना चाह रही हैं
कि जब भी इसकी सरकमफ्रेंस पे बात हो रही है ना, जब सरकमफ्रेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये सर्कल की क्या है, सरकमफ्रेंस है, वो जो सरकमफ्रेंस पे जब वो रिवॉल्व करता है, सरकमफ्रेंस मतलब क्या है उसकी 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब क्या है, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जहां दूर है वो क्या है आपकी रेडियस है। ये जो वैल्यू है ना वो आपकी एक इंटीग्रल मल्टीपल होती है NH की, ये बोला था बोर ने, ठीक है। अब ये जो मैंने बना दी है ऐसे इतनी सारी वेव, इतनी वैसे पॉसिबल कब है, ये कौन डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन की कितनी वेव को यहाँ पर हमें शो करना है, वो आपका डिफाइन करेगा n। यही बोर बताना चाह रहे थे कि जब सरकमफ्रेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एक मल्टीपल होता है किसका, h का। n की वैल्यू 1 है, मतलब एक ही वेव शो करनी है आपको कंप्लीट में। 2 बना दूं मैं, 2 में भी समझ में नहीं आएगा, 3 बनाने की कोशिश करते हैं। n की वैल्यू 3 को लेके बनाऊं मैं, ये ही रूल मैं 3 के लिए बना रही हूँ कि n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 के लिए, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अबाउट। ये इलेक्ट्रॉन था, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। मेरे को क्या बनाना है, n की वैल्यू 3 के लिए यही चीज़ दिखानी है। अब है ना, ये जस्ट हम अभी फिलहाल रूल को समझ रहे हैं, इसको हम डिराइव करेंगे, यानी ये तो हम इक्वेशन लेके चलेंगे, बाद में हम क्या प्रूफ करेंगे, जो भी बोर का इंटरप्रिटेशन है वो शो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 3 के लिए, ये 2 के लिए बन गया, 3 के लिए बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये इसको ऐसे शो करेंगे हम लाइक दिस। तो n की वैल्यू 3 के लिए ऐसे बनेगा, ये क्या है आपकी वेव है, ये बढ़ते जाएंगे, आपकी वेव लाइक नेचर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं और देखते हैं कि बोर का जो रूल है वो आ भी रहा है कि नहीं। वैसे कॉन्सेप्ट किसका यूज किया हमने, डी ब्रोगली का, कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो कैसा है आपका वेव लाइक भी है। और अगर बोर का रिजल्ट आ जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि बोर इंटरप्रिटेशन यूजिंग क्वांटाइजेशन रूल। अब ये जो आपकी h की वैल्यू है ये पता होती है आपको, h की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर n, h की वैल्यू होती है आपकी, यानी जो लैम्डा है वो होता है आपका h बाय में p, तो h बाय में p होता है, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, सॉरी यहाँ पर लैम्डा होता है भाई, लैम्डा आइए h नहीं है, लैम्डा आएगा, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है, ये क्या है सरकमफ्रेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, कौन रिवॉल्व कर रहा है, वेवलेंथ, ठीक है, n वो जो h है वो नहीं आएगा। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं क्या है, h बाय में p, पुट कर दो h बाय में p, p का मतलब क्या होता है mv, तो उसको भी पुट कर दो यहीं पे mv। अब क्या करो, mvr को तो इस तरफ ले आओ mvr, बाकी उस तरफ क्या बच गया, लैम्डा की वैल्यू को पुट किया है h बाय में p, तो यहाँ पर h आएगा, तो mvr किसके बराबर आ गया आपका nh बाय में 2 पाई, तो हो गया प्रूफ आपका। और ये चीज़ क्या होती है, बोर का कॉन्सेप्ट होता है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, डी ब्रोगली को लेके जो बोर की इंटरप्रिटेशन थी उसको प्रूफ कर दिया। तो ये थे आपके कुछ क्वांटाइजेशन रूल जो कि आपको करने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये है ना, ये एक जर्नल क्वांटाइजेशन रूल है, इसको यूज़ करके आप वो दोनों भी डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।